मिडिल क्लास रसोई में महंगा खाना बनाने वाली 5 बहुएं। शाम का समय है, माहौल में हल्की ठंडक है, लेकिन अपने 2 कमरों, एक छोटी रसोई और एक हॉल वाले घर में बैठे प्रभा और संजय के मन में हलचल मची है। कुछ देर खामोश रहने के बाद संजय अपना सिर पकड़कर, अरे क्या किया जाए प्रभा, इन बहुओं को कैसे समझाएं? इनकी जिद से तो घर का बजट ही बिगड़ गया है। समझने को तैयार कहाँ है ये तीनों। मैं हर तरीके से समझा कर हार गई हूँ। अब लगता है इनका महंगा शौक हमें ले डूबेगा। तभी पड़ोसन दीपा वहां आती है। अरे प्रभा भाभी, संजय भाई साहब, आप दोनों ऐसी चिंता में क्यों बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताएं दीपा जी, हम अपनी बहुओं की वजह से परेशान हैं। अच्छा, जिस घर में इतनी सारी बहुएं हो वो तो खुशियों का घर होता है। उस घर में बहुओं को लेकर किस बात की चिंता? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। न जाने कैसी मिडिल क्लास रसोई में महंगा खाना बनाने वाली बहुएं आ गई हैं, हमारी हैसियत से ज्यादा, जिनके खाने के शौक है। जिस समय इनकी बातें चल रही थी, ठीक उसी समय इनकी तीनों बहुएं अंजलि, रानी और निशा सुपरमार्केट के वेजिटेबल सेक्शन में एवोकाडो, ब्रोकली और मशरूम देखते हुए शॉपकीपर से इनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही थी। भैया, ये एवोकाडो एकदम फ्रेश है ना? मुझे एकदम अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए। ब्रोकली उठाते हुए रानी, भैया ये ब्रोकली भी ताजी देना, आज मुझे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सैलेड बनाना है। मशरूम का पैकेट पकड़ते हुए, मुझे ताजी मशरूम चाहिए, आज मशरूम बिरयानी खाने का मन है। आज मेरा मन एवोकाडो टोस्ट खाने का है। तुम दोनों भी तैयार रहना, मेहनत आज खूब होने वाली है। वो तीनों एवोकाडो, ब्रोकली और मशरूम लेकर आगे बढ़ती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के सामने रुकती हैं, जहां डिस्प्ले में महंगा टोस्टर, ग्राइंडर और ओवन देखने के बाद, हे भगवान, काश हमारे पास भी ऐसे किचन अप्लायंस होते। न जाने कब हमारे जैसे गरीबों की रसोई में ये सब आएगा। चिंता मत करो देवरानी जी, आज आने दो तो इन दोनों को काम से, मैं बात करूंगी। ऐसे थोड़ा ना चलता है, गरीबों वाली रसोई में महंगा खाना बनाना है तो महंगे किचन अप्लायंस भी तो जरूरी है। बिल्कुल जिठानी जी, सही कह रही हैं आप, बिना सही अप्लायंस के शेफ का काम अधूरा है। किचन अप्लायंसेस के बारे में बात करते हुए वो तीनों घर पहुंचती हैं। तब तक दीपा वहां से अपने घर जा चुकी होती है। हॉल में बैठे उनके सास ससुर उन्हें टोकते हैं। आ गई बहुओं महंगी सब्जियां खरीद कर। मम्मी जी, अब हमें महंगा खाना खाने का शौक है तो महंगी सब्जियां तो खरीदनी ही पड़ेंगी ना। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, हमारे बनाए महंगे खाने का स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा। चलो चलो, बातों में समय मत गवाओ। महंगा खाना बनाने में बहुत वक्त लगता है और आज तो हमें 3 तरह का महंगा खाना बनाना है। वो तीनों फटाफट रसोई में पहुंच जाती हैं। पुराना जंग लगा गैस चूल्हा, टूटी बर्तन की जाली, एक कढ़ाई, एक भगोना, एक प्रेशर कुकर और एक फ्राई पैन। रसोई की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि रसोई गरीब की है। वो तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। अंजलि फ्राई पैन पर ब्रेड सेकने लगती है क्योंकि टोस्टर नहीं है। रानी मशरूम बिरयानी के लिए चावल साफ करने लगती है और निशा ब्रोकली चॉप करने लगती है। ठीक उसी समय उनके पति कपिल, सुभाष और आकाश, देवर दीपक और विजय काम से थके हारे घर लौटते हैं। बहुत थक गया हूँ आज, बहुत काम था। फैक्ट्री में सिलाई का काम आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किचन की तरफ देखते हुए दीपक, आज किचन से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। क्या पक रहा है? क्या पक रहा है मत पूछो, बहुओं की महंगी साहब वाली फरमाइशें पक रही हैं। अब ये सुनकर वो पांचों बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोकर वापस आते हैं और प्रभा और संजय के साथ हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो, अरे भाई आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना बनाने में कितना टाइम और लगेगा? आज तो इन्होंने टिफिन में भी सिर्फ 2 रोटियां दी थी, उससे पेट नहीं भरा। कुछ देर बाद वो सभी बार बार दीवार घड़ी की ओर देखने लगते हैं। अरे भाई बहू, अब तो 9 बज गए हैं, अब तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ क्या? अब क्या बताऊं, आज फिर ये बहुएं वही महंगा खाना बना रही हैं। टाइम तो लगेगा ही। अरे भाभी, कितना टाइम लगेगा? भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी किचन से तीनों बहुएं एवोकाडो टोस्ट, ब्रोकली सैलेड और मशरूम बिरयानी लेकर बाहर पहुंचती हैं और बस अब चूहों को कहो कि शांत हो जाएं, हम खाना बनाकर ले आए हैं। देखो आज हमने क्या बनाया है। वो तीनों जल्दी जल्दी सबके सामने थालियां लगाकर अपना अपना बनाया महंगा खाना सर्व करती हैं। अरे ये क्या बना के लाई हो तुम सब? देख लो, ये खास महंगा खाना है। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि हमें ऐसा महंगा खाना मत खिलाया करो। हम गरीब लोग हैं, हमें तो वही गरीबों वाला सादा खाना, दाल चावल और सब्जी रोटी ही सूट करता है। सही कहा, हमें दिन भर मजदूरी करनी होती है,
जो कि बहुत मेहनत का काम है। ये महंगा खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, पेट ही नहीं भरता। अजीब लोग हो, महंगा स्वादिष्ट खाना मिल रहा है तो नखरे कर रही हो, नहीं मिलता तब पता चलता तुमको। अरे भाई खा लो बेटो, भले ही शिकायत जितनी भी हो, बहुएं महंगा खाना तो स्वादिष्ट बनाती है। पापा जी, आपको हमारा खाना पसंद भी है और फिर हजारों शिकायतें भी हैं। बहुओं, शिकायत तुम्हारे खाने से नहीं है, शिकायत तो अपनी गरीबी से है। घर में जितनी कमाई होती है वो सब तो तुम्हारे इस महंगे खाने में ही खर्च हो जाता है। बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी तो दोनों बेटों की शादियां भी करनी है। उन्हें उन तीनों की बनाई महंगे खाने से नाराजगी तो थी, लेकिन उन्हें वो खाना पसंद भी आता है। खाना खाकर कपिल, सुभाष, आकाश और उनके कुंवारे भाई एक कमरे में चले जाते हैं। उनके मम्मी पापा हॉल में ही बिस्तर लगाते हैं और तीनों बहुएं झूठे बर्तन लेकर रसोई में पहुंच जाती हैं। कुछ देर बाद वो तीनों भी अपने अपने पतियों के पास उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। बर्तन साफ करने के बाद अंजलि अपने पति कपिल के बगल में उसके बिछौने पर बैठती है। एक बात बताइए ना, इस महीने की सैलरी कब मिलेगी? तुम तो जानती ही हो, हर महीने की पहली तारीख को मिलती है। क्या इस बार जल्दी नहीं मिल सकती? क्यों, क्या काम है? आज हम तीनों देवरानी जब मार्केट गई थी तब हमने मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, ओवन और कई किचन अप्लायंस देखे, हमें वो खरीदने हैं। निशा अपने पति आकाश के बगल में उसके बिछौने पर उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझे किचन के लिए एक नया अप्लायंस चाहिए। क्या उनकी क्या ही जरूरत है? हम वैसे ही मेहनत कर करके मर रहे हैं और तुम हमारे पैसे इन सब चीजों में उड़ा रही हो। उड़ा नहीं रही हो, तुम भी तो वो खाना खाते हो, तुम्हें भी तो महंगा खाना पसंद आता है। अब महंगा खाना बनाना है तो किचन में महंगे अप्लायंस भी तो होने चाहिए ना। नहीं, मुझे ये अमीरों वाले शौक नहीं पालने। तुम बस खाना बनाओ, वही हमारे लिए बहुत है। कपिल और आकाश की बातें सुनने के बाद रानी कुछ बोल ही नहीं पाती। अब अपने अपने पतियों से गुस्सा होकर वो तीनों दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हैं। उस दिन के बाद अपने पतियों से नाराज वो तीनों उनसे ठीक से बात नहीं करती। और फिर एक दिन दोपहर के समय वो तीनों दाल चावल बनाते हुए, महंगा खाना सबको खाना है, फिर महंगे अप्लायंस से न जाने इन्हें क्या ही दिक्कत है। छोड़ो ना जेठानी जी, वो समझेंगे नहीं। तभी अचानक गैस की आंच बुझ जाती है। अरे गैस खत्म हो गई। जेठानी जी, मम्मी जी से बोलिए गैस खत्म हो गई है। तीनों बहुएं हॉल में बैठी अपनी सास के पास खाली सिलेंडर लिए हुए जाती हैं। मम्मी जी, गैस खत्म हो गई है, नया सिलेंडर मंगवा लीजिए। क्या फिर से? अरे बहू, तुम लोगों के आने से पहले तो ये गैस 1.5 महीने चलती थी, अब तो 2 हफ्ते भी नहीं चल रही है। मम्मी जी, अब खाना बनेगा तो गैस तो खर्च होगी ना। वो तीनों बिना ज्यादा बात किए हुए वापस रसोई की तरफ मुड़ जाती हैं। प्रभा खाली गैस सिलेंडर लेकर पड़ोसन दीपा के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती हुई, दीपा, ओ दीपा, क्या तुम्हारे यहाँ गैस सिलेंडर है? दीपा दरवाजा खोलती है और, हाँ भाभी जी, है तो सही, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपके 2 हफ्ते टंकी क्यों लग रही है? अब क्या बताऊं दीपा, हमारे गरीब घर में ये जो महंगा खाना खाने वाली बहुएं आ गई है ना, इतनी गैस चलाती हैं कि 5 दिन में ही सिलेंडर खाली कर देती है। दीपा प्रभा से खाली सिलेंडर लेकर उसे सिलेंडर दे देती है। भरे सिलेंडर के पैसे देकर प्रभा वो सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाती है और रसोई में पहुंचकर गैस सिलेंडर से रेगुलेटर जोड़ देती है और फिर उसकी तीनों बहुएं आधा पका खाना बनाने लगती हैं। उसी दिन शाम के समय हॉल में बैठे प्रभा और संजय, 3 बहुएं तो हमारी खबू है ही, न जाने जो छोटी बहू आएगी वो कैसी होगी। कमरे में बैठी उनकी तीनों बहुएं उनकी बातें सुनकर उनके पास भागी आती हैं। क्या मम्मी जी, आप देवर जी की शादी करने वाली हैं? अरे देखो तो, इतने दिनों से हमसे ढंग से बात नहीं कर रही थी और देवर की शादी का नाम सुनते ही कैसे खुशी से उछल पड़ी। अरे पापा जी, आप समझे नहीं, देवर जी की शादी होगी तो घर में मेहमान आएंगे, सबके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, तब तो हम ही मेन्यू डिसाइड करेंगे ना। हे भगवान, अगर देवर की शादी में तुम बहुओं ने मेन्यू डिसाइड किया तो हमें घर गिरवी रखना पड़ जाए। शादी की सजावट से ज्यादा खर्चा तो तुम्हारे खाने में ही हो जाएगा। इसका मतलब पापा जी, आप सच में देवर जी की शादी करने वाले हैं? अरे हाँ, एक नहीं दोनों देवरों की। आज मैं अपने दूर के रिश्तेदार के घर गया था, उन्होंने मुझे 2 लड़कियां बताई जिन्हें हम देखने जाने वाले हैं। अगर मामला फिट बैठ गया तो 1 ही महीने में दोनों भाइयों की शादी कर देंगे। वैसे शादी तो करनी ही पड़ेगी, वरना हमारी सारी बचत तुम्हारे महंगे खाने में ही खर्च हो जाएगी। क्या कहा मम्मी जी आपने? अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। सच तो ये है कि बहू, जो बात मजाक में कही जाती है वही असली बात होती है। अगले दिन सुबह सुबह संजय और प्रभा अपने 5 बेटों को लेकर लड़की देखने पहुंच जाते हैं और रात होने पर घर वापस आने के बाद जब वो 5 अपने कमरे में जाते हैं तो तीनों बहुएं अपने कमरे से निकलकर उनके पास पहुंच जाती हैं। देखिए आपने, लड़कियां कैसी थी? अरे लड़कियां तो सुंदर हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी तुम्हारी तरह ही होंगी।
मेरी तरह मतलब? अरे मतलब जब हम गए थे तो उन्होंने एक से एक महंगे डिशेस से हमारा स्वागत किया। अरे वाह, फिर तो हम पांचों देवरानी जेठानी मिलकर आप सबको बढ़िया बढ़िया महंगा खाना खिलाया करेंगे। तभी कपिल अपना सिर पकड़ लेता है और वो सभी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही दीपक और विजय की भी शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद एक कमरा शिवानी और दीपक और दूसरा कमरा कंचन और विजय को हो जाता है और तीनों बड़ी बहुएं और उनके पति हॉल में आ जाते हैं। शादी की अगली सुबह सब लोगों के जागने से पहले शिवानी और कंचन रसोई में पहुंचती हैं और अरे बाप रे, शादी की वजह से इतने दिनों से हमने महंगा खाना नहीं खाया। आज तो हम अपने ससुराल वालों को पहली रसोई में ही महंगा खाना खिलाकर चौंका देंगे। बिल्कुल दीदी, उन्हें बता देंगे कि हम गरीब भले हैं लेकिन हमारे खाने का स्वाद अमीरों जैसा है। वो दोनों जैसे ही रसोई का पुराना सा कैबिनेट खोलती हैं तो वहां रखा शेजवान मसाला, शेजवान चटनी और एवोकाडो देखकर चौंक जाती हैं। अरे वाह, शेजवान मसाला, शेजवान चटनी और ये एवोकाडो। कंचन देखो, लगता है हमारा ससुराल भी महंगा खाना खाने का शौकीन है। नहीं दीदी, उन्हें पता चल गया होगा कि हम महंगा खाना अच्छा बनाते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी होगी। अब चलो जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। अब वो दोनों फटाफट एवोकाडो मैश करके उसमें शेजवान मसाला मिक्स करते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों के पति और तीनों जेठ काम पर जाने के लिए रेडी होकर हॉल में बैठते हैं और वहां बैठी उनकी तीनों जेठानियों को देखकर, अरे तुम तीनों आज भी यहीं हो? आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? हाँ भाभी, जल्दी नाश्ता बनाओ ना, हमें भूख लगी है, काम पर भी जाना है। अरे वाह देवा जी, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे आज का खाना हमें बनाना है। भूल गई क्या, आज देवरानियों की पहली रसोई है। आज खाना वो बनाएंगी, बुलाओ अपनी अपनी पत्नियों को खाना बनाए। पर वो तो कमरे में है ही नहीं। कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? तभी शिवानी और कंचन रसोई से ट्रे में एवोकाडो सैंडविच लेकर वहां पहुंचती है। अरे हम तो यही हैं। अरे वाह बहू, हमें लगा था कि तुम कमरे में होगी, लेकिन तुम तो किचन से खाना लेकर आ रही हो। तुम तो बहुत सुपर फास्ट निकली। मम्मी जी देखिए हमने क्या बनाया है, गरीबों वाली रसोई में अमीरों वाला महंगा खाना। प्रभा ट्रे में रखे एवोकाडो सैंडविच देखती है और अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये क्या कर लिया मैंने। क्या हुआ मम्मी जी, हमने कोई गलती कर दी है क्या? अरे नहीं देवरानी जी, तुम समझी नहीं। हम तीनों जेठानियां पहले से ही गरीब रसोई में महंगा खाना बनाती हैं और अब तुम दोनों भी यही बना रही हो। इसीलिए सासू माँ सर पकड़कर बैठ गई हैं कि उनकी पांचों बहुएं एक जैसी ही हैं, तो अब उनका क्या होगा। यही बात है ना मम्मी जी? हाँ यही बात है। अब वो दोनों सबको सैंडविच सर्व करती हैं। सब सैंडविच खाते हैं। भले ही शिकायतें तुमसे जितनी भी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम दोनों के बनाए हुए सैंडविच में तुम्हारी जेठानियों के हाथ जैसा ही स्वाद है। जब हमने रसोई में महंगे मसाले देखे तो हमें शक हो गया था मम्मी जी कि हमारी जेठानियां भी हमारी तरह महंगा खाना खाने की शौकीन हैं। अब हम आपकी पांचों बहुएं मिलकर गरीब की रसोई में महंगा खाना बनाया करेंगी। सैंडविच खाकर पांचों बहुओं के पति अपने अपने काम पर चले जाते हैं। 2 और बहुओं के आ जाने के बाद प्रभा की पांचों बहुएं मिलकर हर दूसरे या तीसरे दिन महंगा खाना बनाने लगी और सबको खिलाने लगी, जिस वजह से उनके पतियों को मिलने वाली सैलरी महीना भर नहीं चलती थी और बचत का तो नामो निशान नहीं था। एक दिन शाम के समय जब पांचों बहुएं बाजार गई हुई थी, तभी हॉल में बैठे प्रभा और संजय। अरे लगता है मेरे जीते जी बड़े घर में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। पांचों बेटों की कमाई तो ये पांचों बहुएं महंगा खाना बनाने और खिलाने में ही खत्म कर देती हैं। तभी उनके पांचों बेटे काम से एक साथ लौटते हैं और उनके परेशान और उदास चेहरे देखकर, मम्मी पापा, आप लोगों के चेहरे पर इतनी उदासी और टेंशन क्यों है? बेटा क्या बताए, हम सोच रहे थे कि तुम पांचों मेहनत करते हो, छोटी मोटी नौकरी और मजदूरी ही सही, पर इतनी कमाई तो कर ही लेते हो कि कुछ सालों की बचत से हम बड़ा घर ले लें। लेकिन क्या पापा? बेटा देखो ना, तुम्हारी पत्नियां सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि हम गरीब हैं, हमारी हैसियत क्या है। उन्हें बस महंगा खाना बनाने और खाने से मतलब है। उसमें कितना खर्च होता है उन्हें परवाह नहीं। तुम्हारी सारी कमाई उसी में खत्म हो जाती है। बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मम्मी मैं क्या ही बताऊं, हम खुद उन्हें समझा समझा के थक गए हैं कि महंगा खाना सिर्फ महीने में 1 या 2 बार ही बनाओ, लेकिन समझती ही नहीं है। फिर से समझाने की कोशिश करो ना। देखो, अगर कभी कोई दुर्घटना हो गई तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, और अब बहू को तो बचत करनी सीखनी चाहिए। तुम सब समझदार हो, तुम जब कभी बाप बनोगे तो उसमें भी तो भारी खर्चा होगा ना। सही कह रही हो मम्मी, इस बार हम सभी अपनी पत्नियों को अच्छे से समझाएंगे। अपने मम्मी पापा से बात करके वो पांचों बाहर ताजी हवा के टहलने के लिए निकल जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तब उन पांचों की पत्नियां बाजार से वापस आ चुकी होती हैं।
विजय अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी कंचन जमीन पर बिछे बिछौने पर लेटी फोन पर यूट्यूब में कुकिंग वीडियोस देख रही है। वो उसके पास जाता है और कंचन, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बना है? फोन दिखाते हुए। ये देखो, मैं अभी यूट्यूब पर सर्च कर ही रही थी। बताओ तुम्हें कौन सा डिश खानी है? तुम जो कहोगे मैं अभी फटाफट बना दूंगी। कंचन, तुम फिर वही कर रही हो। माँ पापा ने समझाया था कि खर्चा कम करो, बचत पर ध्यान दो, हमें बड़ा घर लेना है। अरे तुम भी क्या मम्मी पापा की बातों में आ गए हो? खाओ पियो मस्त रहो, घर तो कभी भी बन जाएगा। सब एक जैसे नहीं होते, थोड़ा एंजॉय तो करो। ठीक उसी समय हॉल में अंजलि के बगल में बैठा कपिल। अंजलि, मुझे चिंता हो रही है। माँ पापा सही कहते हैं, हर दिन एक जैसे नहीं होते। अगर हम आज बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और उसकी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? तुम खामखा चिंता करती हो कपिल, सब सही हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। और अभी बच्चे नहीं हैं तो उनकी चिंता क्यों करनी? बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि खाना भी बनाना है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अंजलि और कंचन की तरह बाकी तीनों ही अपने अपने पति की बातें नजरअंदाज करके रसोई में पहुंच जाती हैं। पांचों बहुओं पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन वो पांचों मार्केट से जब महंगी सब्जियां, पनीर और मसाले खरीद कर घर वापस लौट रही थी, तभी एक रेस्टोरेंट के बाहर अचानक अंजलि रुकती है और पेट पकड़कर, अरे मुझे जोर से वॉशरूम आई है, क्या करूँ? रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए। वो देखो रेस्टोरेंट, उनका वॉशरूम यूज कर लेते हैं। वो पांचों रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं। जब तक अंजलि रेस्टोरेंट के वॉशरूम में थी तब तक वो चारों रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर लिखे डिशेस के नाम पढ़ती हैं और सबकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, देखो तो मैं तो यहाँ सिर्फ जिठानी की वजह से आई थी, लेकिन इन अमीरों वाली महंगी डिशों को देखकर कितनी शानदार आइडिया मिल रही है। तो आपको महंगी डिशेस खाने का शौक है और मुझे महंगी डिशेस बनाकर खिलाने का शौक है। अब हमें महंगी सब्जी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, तो उन्हीं में से कुछ यूनिक सा बनाएंगे। अंजलि के वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो पांचों घर वापस लौट जाती हैं। वो पांचों जैसे ही हॉल में पहुंचती हैं, वहां बैठी उनकी सास शिवानी के हाथ में महंगी सब्जियां, मसाले और पनीर से भरा झोला देखकर, ये क्या उठा लाई बहू, ये सब क्या है? मम्मी जी, पनीर है और कुछ मसाले भी हैं। आज हम आपको ऐसी महंगी डिश बनाकर खिलाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अंजलि और रानी को अचानक घबराहट होती है। वो दोनों बाथरूम की तरफ भागती हैं और वहां पहुंचकर उल्टी करने लगती हैं। उनके पीछे उनकी सास कंचन और तीनों देवरानियां भी वहां पहुंचती हैं और उन्हें उल्टी करता देखकर, क्या हुआ बहू? मैं कितना मना करती हूँ कि बाहर का मत खाया करो, या अनाप शनाप महंगा खाना मत बनाया करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। अरे मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? अरे मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हो। मैं क्या सच में दादी बनने वाली हूँ? हाँ, ये खुशखबरी मैं आज सुबह ही आपको देना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हाँ ना मुझे। अरे वाह बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तभी दीपा वहां आती है और सब बातें सुन लेती है। अरे वाह, तो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, तुम दादी बनने वाली हो प्रभा। इसी खुशी में तुम मोहल्ले वालों को मिठाइयाँ खिलाओ। आंटी जी, मिठाई नहीं, आज सब महंगी वाली मिठाई खाएंगे। मैं सबको एप्पल पाई बनाकर खिलाऊंगी। ये खुशखबरी तो मुझे एक झटके की तरह मिली है। अपने कहे अनुसार कंचन बाजार से अगले दिन महंगे एप्पल लाती है और रसोई में एप्पल पाई बनाकर मोहल्ले वालों को खिलाती है। अपनी बहू की फिजूल खर्ची देखकर प्रभा का दिल बैठ जाता है। वो उदास होकर दीपा के घर जाती है। हॉल में बैठी दीपा प्रभा की उदासी समझकर, क्या हुआ प्रभा, तुम उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारे चेहरे पर दादी बनने की खुशी नहीं है? अब मैं दादी बनने की खुशी मनाऊं या कब मनाऊं? जो माँ बनने वाली है उसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है। वो मेरे बेटे की सारी कमाई सिर्फ महंगा खाना बनाने में उड़ा देती है। उसे अपनी हैसियत पता नहीं है। तुम समझाती क्यों नहीं उन्हें? मैं समझा समझा कर थक गई हूँ दीपा। अब तुम ही मेरी बहुओं को समझा कर देखो, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगी और उनसे बात करूंगी। जिस समय दीपा और प्रभा की बातें चल रही थी उसी समय दुकान के बाहर बैठा वॉचमैन की नौकरी कर रहा कपिल, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है। अब खर्चे बढ़ेंगे, जेब में 1 रुपया नहीं है। अब मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? तभी एक आदमी दुकान के अंदर आता है और कुछ देर बाद दुकान के मालिक अंकित को चाकू दिखाकर गले से पैसे लेकर दरवाजे से बाहर भागता है। अंकित उस चोर के पीछे पीछे दुकान के बाहर आता है। अरे पकड़ो उस चोर को, चोर 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 चोर। अंकित की बात सुनकर कपिल हड़बड़ाकर उसके पीछे भागता है। तभी सामने से पानी पीता हुआ चला आ रहा उसका छोटा भाई सुभाष उस चोर को दबोच लेता है। अरे कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? हम दोनों भाइयों के होते हुए तूने सोच भी कैसे लिया कि तू इस दुकान में चोरी कर सकता है? अंकित तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वाले आकर उस चोर को अपने साथ ले जाते हैं। सुभाष कपिल के पास आता है और, भैया कहाँ खोए हुए थे आप?
वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं आ गया, नहीं तो हमारी नौकरी भी जाती और हमें जेल भी जाना पड़ सकता था। अरे बस तेरी भाभी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो बचत करना कब सीखेगी। अरे भैया मुझे भी अब इसी बात की चिंता रहती है। अब घर में नन्ही किलकारियां गूंजेंगी तो खर्चे बढ़ेंगे, कैसे क्या मैनेज होगा समझ नहीं आ रहा है। जिस समय पांचों बहुएं सास और अंजलि और रानी के पति बचत को लेकर चिंता में डूबे हुए थे, उसी समय किचन में वो पांचों पनीर के पराठे, शीर खुरमा और डम्पलिंग्स बना रही थी। अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसे भी अपनी तरह ही महंगा शाही खाना बनाना सिखाऊंगी, और अगर बेटा हुआ तो उसे बड़ा शेफ बना देंगे। तभी दीपा वहां आती है और दोनों की बात सुनने के बाद, तुम दोनों अपने बेटे या बेटी को शेफ तो तभी बना पाओगी जब हाथ में कुछ बचत होगी। तुम लोग तो पूरी कमाई महंगे खाने में उड़ा देती हो। मम्मी जी ने क्या हमारी चुगली आपसे की है? आने दो उन्हें, मैं बताती हूँ। बहू, तुम्हारी सास तुम्हारी भलाई चाहती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अच्छे घर में रहना चाहिए? बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। सारी कमाई ऐसे उड़ाना ठीक नहीं है। आंटी जी, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना घर देखो, हमारे घर की चिंता छोड़ो। उनकी बातें सुनकर दुखी मन से दीपा और अपने घर वापस लौट जाती है। कुछ देर के बाद गैस खत्म हो जाती है। हड़बड़ाई हुई शिवानी हॉल में बैठे अपने सास ससुर के पास जाती है और, मम्मी जी गैस खत्म हो गई है। अब मैं किसी से गैस मांगने नहीं जा सकती, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो फिर खाना कैसे बनेगा? ठीक है मैं लेकर आता हूँ। संजय गैस डिलीवरी वाले से ब्लैक में दुगनी कीमत चुकाकर गैस सिलेंडर ले आते हैं और किचन में सिलेंडर फिट करते हुए वहां खड़ी अपनी बहुओं से, बहू जरा ध्यान से गैस खर्च करना, ये टंकी मुझे बहुत महंगी पड़ी है, यानी ब्लैक में मिली है। सिलेंडर फिट करके संजय वहां से हॉल में चले जाते हैं। ठीक उसी समय सिलाई कारखाने में सिलाई मशीन पर बैठा शर्ट सिल रहा विजय, पहले सिर्फ भाभियां महंगा खाना खिलाती थी, अब मेरी पत्नी भी वही करती है, कैसे गुजारा होगा, 1 रुपया नहीं बचता। विजय का ध्यान भटकता है और कीमती कपड़े पर गलत सिलाई हो जाती है। सभी वर्कर्स के काम पर नजर रखते हुए सुपरवाइजर शुभम ये देखता है और उसके पास आकर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कितना सारा कपड़ा खराब कर दिया। सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी से काम नहीं चलेगा, इस नुकसान की भरपाई तुम्हारी सैलरी से होगी। विजय उदास होकर सिलाई करने लगता है और कुछ देर बाद छुट्टी होने के बाद पांचों भाई घर वापसी के समय पैदल चलते हुए रास्ते पर मिलते हैं। अब बहुत हो गया, हम जिंदगी भर ऐसे पिसते नहीं रहेंगे। हम बाहर एक समोसा खाने में भी 10 बार सोचते हैं कि फालतू खर्चा होगा, और घर पर पत्नियां महंगा खाना बनाकर पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। ठीक है, अब हमें जो सैलरी मिलेगी हम उसे अपने शौक पूरे करने में लगाएंगे, न कि उनकी फिजूल खर्ची में। ये डिसाइड करके अब पांचों भाई अपने घर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और सैलरी का दिन आता है। सैलरी मिलते ही कपिल अपने लिए महंगा चश्मा, सुभाष अपने लिए महंगे जूते और कपड़े, आकाश महंगी घड़ी और उनके दोनों भाई छोटे अपने लिए आईफोन फाइनेंस करवाकर घर पहुंचते हैं। उनके घर पहुंचते ही हॉल में बैठी उनकी पत्नियां, आज महीने की पहली तारीख है, लाओ महीने की सैलरी लाओ, हमें कल मार्केट जाना है, रसोई का सामान खत्म हो गया है। सैलरी खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गई, कैसे? वो ऐसे कि अब तक हम जो सैलरी लाते थे वो तुम महंगे खाने में उड़ा देती थी, हम अपने लिए तरस जाते थे, अब हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। अगर तुम्हें महंगा खाना खाना है तो तुम खुद कमाओ और खुद खाओ। हम अपने लिए नहीं बनाते थे, हमें शौक है आप लोगों को महंगा खाना बनाकर खिलाने का। हाँ, हमें खाने का शौक है, लेकिन हम अकेले नहीं खाते, तुम सबको भी खिलाते हैं। बहू, जो भी हो पैसा तो मेरे बेटों का लगता है ना, तो मेरे बेटे जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सैलरी के पैसे न मिलने पर पांचों बहुओं के लिए रसोई का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया था। एक दिन शाम के समय रसोई में खड़ी वो पांचों, हमने भले ही महंगा खाना बनाया, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, उनके लिए भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें गलत ठहरा दिया। अब रसोई कैसे चलेगी? तभी अचानक अंजलि का पेट दर्द करने लगता है और वो पेट पकड़कर जमीन पर लेट जाती है। अरे ओ माँ, मेरा पेट कितना दर्द हो रहा है। अपने अपने काम से वापस लौट चुके पांचों भाई अंजलि को ऑटो से हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनके पीछे पीछे प्रभा और संजय भी अपनी चारों बहुओं के साथ वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर निखिल स्ट्रेचर पर लेटी दर्द से करहा रही अंजलि को देखते हैं और उसके पेट पे हाथ फेर कर, देखिए प्रेगनेंसी में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होना आम बात है, लेकिन कई बार किसी खास वजह से ऐसा होता है। जब तक वो वजह पता नहीं चलेगी तब तक ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया जा सकता। डॉक्टर साहब, तो जल्दी से दर्द की वजह का पता लगाकर मेरी बहू का इलाज शुरू कीजिए ना। मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट काफी महंगे होंगे, आप पैसे जमा करवा कर टेस्ट करवा लीजिए, रिपोर्ट देखकर मैं इलाज शुरू करूंगा। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर इलाज नहीं हो पाएगा और पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, आपके पास सिर्फ आज का समय है, ज्यादा देर हो गई तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है।
तभी संजय वहां से जाते हैं और कुछ घंटों बाद पैसे लेकर वापस आते हैं। अंजलि के सभी टेस्ट होने के बाद डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं, जनरल वार्ड के बेड पर लेटी अपने पास खड़े संजय को देखकर। पापा जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हम जब आपसे पैसे मांगते थे तब तो आप मना कर देते थे, फिर ये पैसे कहाँ से आ गए? बहू, ये पैसे मैंने बचा कर नहीं रखे थे, ये मैंने घर गिरवी रखकर उधार लिए हैं, क्योंकि मुझे मेरी बहू अपने घर से ज्यादा प्यारी है। तभी अंजलि शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। देखा भाभी, अगर तुम बचत करती तो आज ये नौबत नहीं आती। सही कहा देवर जी, गलती हमारी है। और हमने भी तुम्हें सही से समझाने की बजाय पैसे अपने शौक पर उड़ाए। अगर तुम समझ जाती तो आज हम इस स्थिति में ना होते। अरे जो बीत गया है और जो नहीं हो सका उसके बारे में अब बात क्यों कर रहे हो? बहू, तुम जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हारी पसंद का महंगा खाना खाएंगे। अब अगले 3 दिनों बाद अंजलि ठीक हो जाती है और डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट आती है। वहीं 5 बहुएं कमरे में इकट्ठा होती हैं। मेरे इलाज के लिए पापा जी ने अपना घर गिरवी रख दिया है। क्या? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। यही तो हमारी गलती है। हम सब अपने शौक में इतनी अंधी हो गई थी कि हमें ये भी नहीं दिखा कि घर किस कगार पर खड़ा है। अब बस बहुत हो गया, हमें अपने शौक और अपनी जुबान दोनों पर कंट्रोल करना होगा। अंजलि दीदी सही कह रही है, घर की बचत के बारे में सोचना हमारी भी जिम्मेदारी थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं सब, आज के बाद हमें अपनी इस आदत को बदलना ही होगा। बिल्कुल, चलिए अभी हॉल में चलते हैं और सबको बताते हैं। वो 5 हॉल में बैठे अपने सास ससुर और अपने अपने पतियों के पास जाती हैं और अरे आ गई तुम लोग। अंजलि बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ पापा जी, और मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि आपको मेरी वजह से घर गिरवी रखना पड़ गया। पापा जी, हमें आज अकल आई है। हम समझ गए हैं कि सिर्फ अमीरों वाला महंगा खाना खाने से अमीर नहीं बना जाता है, बल्कि अमीरों की तरह पैसे कमाने और बचत करना सीखना पड़ता है। अच्छा, तो क्या इरादा है आप 5 का? इरादा तो पक्का है, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर तुम्हें अमीरों वाला खाना बनाने और खाने का इतना ही शौक है तो क्यों ना एक छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट ही खोल लो। हाँ, हॉस्पिटल के इलाज के बाद जो पैसे बच गए थे, हम उन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। वाह, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? एक तो ये एकदम परफेक्ट है। अरे बहू, सबसे अच्छा आइडिया अक्सर सबसे आखिरी में ही आते हैं। तो क्या ख्याल है, खोल दें तुम लोगों के लिए रेस्टोरेंट? पापा जी, अब कोई संकोच नहीं, हम अपने महंगे खाने के शौक को अपनी मेहनत की कमाई का जरिया बनाएंगे। उसी समय संजय वहां से उठते हैं और अपने 5 बेटों के साथ वहां से चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद वो अपनी 5 बहुओं, बेटों और पत्नी के साथ एक छोटे मगर साफ सुथरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं। वो सभी रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड मिडिल क्लास रसोई का महंगा खाना देख रहे हैं। ये लो बहू, तुम्हारा छोटा सा रेस्टोरेंट। अब यहाँ जितना मर्जी उतना महंगा खाना बनाओ और तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। 5 बहुएं रेस्टोरेंट में महंगा खाना बनाना शुरू कर देती हैं और उनके पति वेटर और कैशियर का काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों की कम कीमत में अमीरों वाले खाने का स्वाद मिल रहा था। एक दिन जिस दुकान में कपिल और सुभाष चौकीदारी किया करते थे, उसका मालिक वहां खाना खाने आता है और जैसे ही पहला निवाला खाता है, अरे इन बहुओं ने तो कमाल कर दिया भाई, इन्होंने गरीबी का रोना रोने की बजाय अपनी काबिलियत को ही कारोबार बना लिया। अब 1 महीना रेस्टोरेंट चलाने के बाद शाम के समय रेस्टोरेंट बंद करने से पहले 5 बहुएं अपने पतियों के साथ हिसाब लगाती हैं। अरे वाह, पहले ही महीने में हमें 30,200 की बचत हुई है। वो पैसे 5 बहुएं घर जाकर हॉल में बैठे अपने ससुर को देती हैं। पापा जी, हमारी पहली कमाई। संजय रुपए लेते हैं और तुमने न सिर्फ घर की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपने शौक को भी एक नई दिशा दी है। आज मुझे गर्व है कि मेरी बहुएं अब सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो अपना घर भी संभालती हैं। अब मिडिल क्लास रसोई में महंगा खाना बनाने वाली 5 बहुएं खाना बनाकर पैसे कमाने लगती हैं और धीरे धीरे अपने पूरे परिवार की गरीबी दूर कर देती हैं।